हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो क्या उस पर इफेक्ट होगा। सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है। अब पढ़े थे ना पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे। उसमें क्या सीखे थे कि कोई भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कीजिए आपसे अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ईस्ट में डायरेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड पे अगर 1 कूलम चार्ज को हम रखेंगे तो उस पर फोर्स E के इक्वल होगा और वो फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर डायरेक्टेड होगा। देखें, अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते और निगेटिव चार्ज को रख दें तब इफेक्ट क्या होगा। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन ही है कि टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, अगर इस रीजन में, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इधर है तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है अगर उसको E बोलें, 1 कूलम पर E फोर्स लगे तो Q कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। यानी देखो, याद ऐसे रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है उसके अपोजिट में। यानी कि कोई पूछे इस प्लस Q चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा कि माइनस Q चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जितना फोर्स इस प्लस Q चार्ज पे लगेगा उतना ही माइनस Q पे लगेगा। फर्क केवल एक होगा, वो क्या, कि इस पे अगर फोर्स ईस्ट में लग रहा है तो इस पर फोर्स वेस्ट में लग रहा है। समझ गए क्या। अब आगे देख, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड वे में ऐसे लिखेंगे, F इक्वल टू Q इंटू E। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। देखो भाई, Q तो चार्ज है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप वेक्टर में पढ़ते थे कि अगर लिखा रहे वेक्टर B इक्वल टू 2 इंटू A, तो आप क्या बोलते थे कि B जो होगा A का डबल होगा और B का डायरेक्शन वही होगा जो A का होगा। अगर यही -2 होता तो B A के क्या होता, अपोजिट हो जाता। यानी बोलेंगे क्या कि जब Q पॉजिटिव होगा, Q प्लस होगा, तो F का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और जब चार्ज निगेटिव होगा तब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में होगा, है ना। तो वही काम यहाँ किए हैं। पॉजिटिव चार्ज को रखे तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज को रखे तो फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पहले तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, फिर इसके बाद जो है हम इसका एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, ठीक ना। इसका जो है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। एक हम लोग सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर सेम है और डायरेक्शन भी हर जगह सेम है।
उसी को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड इधर डायरेक्टेड। कह रहा क्वेश्चन में कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को हम लोग सिंपली रख दिए इस यूनिफॉर्म, ठीक ना। ये चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन द फिगर। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर ए डिस्टेंस डी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब कि ये जब डी डिस्टेंस कवर कर लेगा तब बतलाओ इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को और ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखे, मतलब कि फ्रिक्शन वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब काउंट नहीं करना। तो देखो जी, तो इस पर फोर्स इधर कितना लगेगा, Q इंटू ई, इधर ही क्यों फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा। और जानते हो कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी Q इंटू ई इक्वल हो गया m इंटू ए के, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, QV बाई m। अब जो है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सोचो। एक्सेलरेशन मालूम है, वो भी देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, चार्ज तो बदल नहीं रहा, मास बदल नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना लिखें, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, डी। क्वेश्चन में डिस्टेंस तो दे दिया है ना, तो एस के जगह लिख दिए डी। यू कितना, 0, हाफ ए कितना, तो QV बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बस अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे क्या, यहाँ से टाइम निकालेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 2md डिवाइडेड बाई Q इंटू ई, यानी देखो जी ये टाइम कितना आ गया, 2md डिवाइडेड बाई QV। चलो टाइम तो निकाल लिए हम। देखो एक बात तुमको सिखा रहे हैं, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए ना, ठीक ना, क्या बतलाए, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कोई पार्टिकल ए एक्सेलरेशन, और ए कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन बदलने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे और पूछा जाना कि बतलाओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको याद रख लेना, क्योंकि उससे जल्दी प्रॉब्लम बन जाता है, √2s बाई ए। अब तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि ये फार्मूला आप कहाँ से निकाल दिए, तो देखो ये कुछ भी नया नहीं, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो u हो गया 0, हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लो, √2s बाई ए। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग, जैसे टाइम यहाँ निकालना था तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते और s के जगह कितना पुट कर देते, तो s के जगह d पुट कर देते और a के जगह क्या लिख देते, QV बाई एम, है कि नहीं। ये ठीक ना, ये याद रखना और एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। याद करो, बेसिक काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2s, u 0 है, एक्सेलरेशन हो गया QV बाई एम, s के जगह क्या लिख दें, d। बतलाओ v का वैल्यू कितना, 2QV बाई एम इंटू डी। चलो काम तो हो गया, तो चलो दोनों पार्ट तो बन गया, इसको भी जो है लिख लो। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन।
देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए प्लस ही लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन समझो, और ये न्यूट्रॉन। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इग्नोर ग्रेविटेशनल फील्ड, थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखें, ठीक ना। ग्रेविटी यहाँ लिख दिए हैं, 0 मान करके चलना। अब इस तीनों को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए इक्वल वेलोसिटी v0 से। कह रहा कि इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, ठीक ना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। कहीं न्यूट्रॉन के लिए काहे बात कर रहे हैं, बोलेंगे देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, आज इस पे कोई चार्ज नहीं हो उस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो Q × E होता है। तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स तो होगा नहीं, यानी कि अगर न्यूट्रॉन को तुम प्रोजेक्ट कर दो ऊपर की ओर, और mg को तो काउंट ही नहीं करना है, mg लग नहीं रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स लग नहीं रहा है, तो बोलो तो कोई जब फोर्स नहीं लगेगा, मान लो हाथ में एक बॉल लिए हुए, बॉल को फेंक दो अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉल पे जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, जिस वेलोसिटी से फेंक दोगे बस उसी वेलोसिटी से जाते रहेगा। यानी कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका जो वेलोसिटी है इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर वेलोसिटी v0 है स्टार्ट में, तो वही वेलोसिटी रह जाएगा, ठीक ना। ये ग्राफ हम लोग किसके लिए खींचे, फॉर न्यूट्रॉन के लिए। अब देखो अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन का, है ना, प्रोटॉन का अगर बात किया जाए तो सोचो तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो प्रोटॉन पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर है प्रोटॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा, और प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा Q × E, चूँकि प्रोटॉन के चार्ज को भी E से डिनोट करते हैं तो E × E। सोचो तो ये फोर्स जिधर प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है फोर्स उधर ही लग रहा है, तब क्या होगा, प्रोटॉन तो और फास्ट होते जाएगा और फास्ट होते जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन के लिए, तो इसका जो वेलोसिटी है प्रोटॉन का वो बढ़ते जाएगा। अगर स्टार्ट में v0 है तो वेलोसिटी उसका बढ़ते जाएगा। देखो v = u + at होता है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, और इसमें एक्सेलरेशन आएगा ना। सोचो ये ऊपर जा रहा है और फोर्स हेल्प भी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा कि कितना होगा, तो जानते हो ना एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो देखो अगर ग्राफ के बारे में बेसिक कंसेप्ट भी हो, वैसे जो 11th वाला पोर्शन है उसमें तो ये सब खूब सिखाया गया है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक कब होता है, या नहीं भी जानते हो तो आगे जो है उसमें आएगा, वो मैथमेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन जहाँ पे देंगे उसको हेल्प करना है तो उसमें सिखाएंगे। फिलहाल ये जाने कि देखो टाइम पे पावर 1 है तो v और t का ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ना। देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी और टाइम का। अगर ये पूछ दिया जाता ना इसी में कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ठीक ना। देखो इसी ग्राफ को चाहो ना तो पीछे बढ़ाओगे ना तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी कि tan थीटा कितने के इक्वल होगा, तो याद रखो टाइम में कितने से मल्टीप्लाई है,
E/m। अगर नहीं जानते हैं तो जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सीखें। फिलहाल देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, टाइम 0 तो वेलोसिटी v0, टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये बात हो गया प्रोटॉन के लिए। अब देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करेंगे तो क्या बात करें जी, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए ऊपर, अब फोर्स किधर लगेगा, नीचे। क्यों नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन स्लो होते जाएगा ना, स्लो होते जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा स्लो हो, यानी इसका वेलोसिटी जो है वो घटते जाएगा, ठीक ना। वेलोसिटी जो है देखो स्टार्ट में v0 है और वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गया 0। थोड़ा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया अपवर्ड में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है स्लो होते जा रहा है, एक समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। अब फिर वही इलेक्ट्रिक फोर्स E/E उसको वापस खींच करके लाएगा क्या, यानी वेलोसिटी घटते घटते 0 और फिर वही फोर्स जो है इसको जब वापस लाएगा तो बोलो वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्या, यानी वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अप। देखो ग्राफ में दिखाया गया है ना, इधर हम लोग टाइम को दिखाए हैं और इधर वेलोसिटी को दिखाएं। टाइम 0 तो वेलोसिटी v0, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते घटते 0, और अब जब टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया है ना। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं जो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। कह रहा क्वेश्चन में कि एक सिंपल पेंडुलम जिस पे चार्ज है +q और इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम, मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम जब बोला जाए तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ ग्राम, ठीक ना। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, ग्राम तो यूनिट है ही। अब SI यूनिट में बदलने के लिए केजी में बदलना है, यानी 1000 से डिवाइड कर लो तो यही हो जाएगा 10⁻⁻6 kg। चलो मास तो मालूम हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, यानी इस बॉल पर देखो इधर Q/E फोर्स लगेगा ना, यानी इस बॉल पर इधर फोर्स लग रहा Q/E, नीचे लग रहा है mg, और इधर कौन फोर्स लग रहा है जी, तो टेंशन। स्ट्रिंग है ना, इधर लग रहा है टेंशन। देख लो ध्यान से कौन कौन फोर्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q चार्ज पर अभी पढ़े हो, पॉजिटिव चार्ज है तो Q/E, नीचे mg, इधर टेंशन, और इसी पोजीशन में ये रुका हुआ। अक्सर ऐसा जब क्वेश्चन रहता है ना तो पूछा जाता है बतलाओ थीटा का वैल्यू क्या होगा, बतलाओ इस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, है ना। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो तो उसका मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स 0, जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, है ना, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स। तो इसी पोजीशन में अगर ये रुका हुआ है, ये अगर थीटा, ये भी थीटा होगा, तो इस टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर t cos थीटा, इधर क्या हो गया t sin थीटा। देख लो इधर टेंशन है, ये थीटा तो ये थीटा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेंशन निकालो या थीटा निकालो। देखो जी t sin थीटा किसके इक्वल, Q/E, और t cos थीटा किसके इक्वल, m × g।
देखो इक्वेशन फर्स्ट को अगर डिवाइड कर दें सेकंड से तो tan थीटा कितने के इक्वल, तो QV बाई mg। बोलो तो आसानी से बन गया कि नहीं। अगर tan थीटा पूछेगा तो निकल जाएगा क्या। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है टेंशन बतलाओ, तो देखो जब भी t साइन थीटा t कॉस थीटा मालूम रहे, टेंशन पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा QV स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। अब जो है टी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, QV होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। बोलो टेंशन का वैल्यू कितना, तो अंडर रूट हो गया QV स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। देखो जी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 किलो वोल्ट पर मीटर, ये जानना वोल्ट पर मीटर, चूंकि पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, अभी हम लोग पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं, जैसे न्यूटन पर कूलम बोलते हो और वोल्ट पर मीटर बोलते हो, दोनों एक ही बात है। और यहाँ 20 के लिखा हुआ है, के समझ ही रहे हो, किलो, किलो मतलब 1000। चलो टेंशन तो निकल गया। अब जो है अगर बाय द वे ये क्वेश्चन तो खैर बन गया, क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो तो बन गया। ये जो क्वेश्चन है एक तरह से हम हिंट दिए हैं, इसी टाइप का प्रॉब्लम 46 नंबर तुमको SCV में मिलेगा, तो डायरेक्ट अब उसको बना लेना, क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब जो है क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर मान लो इस बॉल को कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें तब ये ओसिलेट करने लगेगा, ये सिंपल पेंडुलम है, इस तरह से ओसिलेट करेगा। नहीं हो अगर सिंपल पेंडुलम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो SHM का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड लेक्चर है ना, उसको एक बार देख लेना। तो टेंशन निकाल लो, तो कि भाई टेंशन से टाइम पीरियड को क्या लेना देना, उसका बहुत मतलब है। अब देखो ट्रिक सिखा रहे हैं, पूरा डिटेल में जाने के लिए सिंपल पेंडुलम वाला लेक्चर को देख लेना। जब भी टाइम पीरियड पूछा जाए ना सिंपल पेंडुलम का, तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि जब पेंडुलम रुका हुआ हो, जैसे ये रुका हुआ, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, तो टेंशन देख लो, तो टेंशन निकाले हुए हैं। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, ये पढ़ा था। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स के रूप में बॉल पर केवल mg लगे और टेंशन मौजूद हो, और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो तो यहाँ mg भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, QV भी लग रहा है, तब उस केस में टाइम पीरियड अगर पूछा जाए, चलो टाइम पीरियड को हम T0 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना। अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाए तो 2 पाई अंडर रूट L/G इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं लिखे हैं, स्पेस थोड़ा कम है, नीचे लिख दे रहे हैं। G इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट G मतलब G के जगह क्या लिखें, तो जो टेंशन आया है ना उसमें मास से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू यहाँ रख दो, टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो बोलो तो टेंशन कितना आया है, तो QV स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर डिवाइड करोगे m से, मतलब तो क्या हो गया जी, अंडर रूट, चाहो m को अंदर ले जाओ, QV/m होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। बस करना कुछ अलग नहीं है, जहाँ G इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, टाइम पीरियड निकल जाएगा क्या। तो ये तो समझ गए, तो इसको नोट कर लिया जाए। देखो कुछ बात याद रखना है, नोट में लिखा दे रहे, अक्सर जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 12th के एग्ज़ाम में, ठीक ना, सिंपल लेवल के क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में,
बतलाओ इसका पाथ कैसा होगा। तो याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दिए, तो जाहिर है इस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ये भागेगा, और फोर्स तो इस डायरेक्शन, यानी याद रखना व्हेन u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ये सीधे लाइन पर जाते रहेगा, है ना। लेकिन जब इसको अगर प्रोजेक्ट कर दोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पे, अगर इसी लाइन के लॉन्ग प्रोजेक्ट करोगे, चलो इस लाइन को भी मेंशन कर दे रहे हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जब होगा u, मान लो u 0 नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उधर ही कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए, चाहे अपोजिट में प्रोजेक्ट कर दिए, तो पैरेलल हो गया ना। तो उस केस में भी इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उधर ही अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को फेंक दिए तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है और प्रोजेक्ट हम इधर कर दिए, तो ठीक है अपने वेलोसिटी के कारण आगे जाएगा, लेकिन फोर्स उल्टा अगर लग रहा हो, ठीक ना। थोड़ा सोचो, चाहे इसी पर सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर निगेटिव होता तो फोर्स इधर लगता, और हम अगर फेंक दिए इधर, तो जैसे जैसे ही आगे जाएगा स्लो होते जाएगा, लेकिन रहेगा तो इस लाइन पे ही ना। तो याद रखना व्हेन u इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, देखो शुरू में ही लिख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, देन path of the particle will be a straight line। लेकिन जो देखो थर्ड बात बताने जा रहे हैं, याद रखना, जब भी किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लगे, ठीक ना, अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो, जैसे यहाँ Q इंटू ई है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो Q इंटू ई कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी के पैरेलल ना हो, ठीक ना, इस बात को याद रखना, व्हेन वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू Q इंटू ई, ठीक ना, Q इंटू ई यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, ये इसको जनरल वे में भी याद रख सकते हो, कोई इलेक्ट्रोस्टैट से ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग mg को ही कांस्टेंट मान करके चलते हैं कम हाइट के लिए, तो कोई भी पत्थर को mg से अगर कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट कर दोगे तो उसका पाथ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। तो व्हेन वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी u, जो भी u ही लिखते हैं, u इज नॉट पैरेलल टू qv, देन path of particle will be parabolic, ठीक ना, याद रखना इस तरह से। तब पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। कब के लिए बात सीखा है, जब इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के पैरेलल न हो, ठीक है। हाँ, तो क्या सीखे हम लोग कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। अगर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी हो लेकिन फील्ड के ही डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट में हो, तब भी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तब इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो है तो सिंपल पेंडुलम का, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैट में पूछा जाता है अक्सर। जैसे एक बॉल है, इसको एक धागा से लटका दिए, तो इस बॉल पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो नीचे mg लग रहा, इधर लग रहा है टेंशन,
और सोचो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो नीचे लग रहा क्यू इंटू ई। कहेगा अगर पेंडुलम को ऑसिलेट करा के छोड़ दें, बतलाओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये देखो कि बॉल जिस पोजीशन में है, यानी जब बॉल इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, जब ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो देखो तो ऊपर लग रहा है टी और नीचे क्या लग रहा है mg प्लस क्यूवी। और टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो हमको जो है g के जगह क्या लिखे, उसी को ना g इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो g के जगह क्या लिखें t बाई एम, यानी कि mg प्लस क्यूवी डिवाइडेड बाई m। देखो तो m से डिवाइड करोगे g प्लस क्यूवी बाई m, यानी नया कुछ नहीं आया। जहाँ पे g लिखते थे उसमें ऐड हो गया कितना क्यूवी बाई m। तो बोलो तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्विवेलेंट। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्विवेलेंट क्या लिखे g प्लस क्यूवी बाई m। अब देखो जी इस केस में ऊपर लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है mg, और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स क्यूवी ऊपर न लगेगा। देखो जब क्यूवी ऊपर लगे तो क्या बोलेंगे T प्लस क्यूवी इज इक्वल टू एम जी। टी कितना हो गया mg माइनस क्यूवी। बतलाओ तो टेंशन जब निकल गया, देखो जब क्यूवी डाउनवर्ड में लगे ना तो टेंशन mg प्लस क्यूवी, और अपवर्ड में लगे तो mg माइनस क्यूवी। टी निकल गया, पूछा गया g इक्विवेलेंट क्या होगा। तो g इक्विवेलेंट हो गया t बाई एम, यानी mg माइनस क्यूवी डिवाइडेड बाई m, यानी g माइनस क्यूवी बाई m। यानी इसमें g प्लस क्यूवी बाई m था, यहाँ क्या हो गया g माइनस क्यूवी बाई m। अब बतलाओ कोई पूछे टाइम पीरियड क्या होगा, तो बस इसमें कौन दिमाग लगाना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्विवेलेंट, और जी इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे जी माइनस क्यूवी बाई एम। ठीक ना। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे एक बॉल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, वो यहाँ से यहाँ तक गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम लोग पढ़ते थे 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो उसका फार्मूला पढ़ते थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हम लोग पढ़ते थे, वो तब के बाद बता रहे हैं जब केवल नीचे mg फोर्स लगता था और कोई फोर्स मौजूद नहीं होता था। देखो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें लिख दे रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं कर रहा। अब जो है इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है जी, तो नीचे mg तो लग ही रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है क्यूवी भी डाउनवर्ड में हुआ क्या। यानी कि नया कुछ नहीं करना, अभी जो बात सीखा था ना g इक्विवेलेंट, यानी जहाँ पहले g लिखता था वहाँ पे नीचे कितना फोर्स, तो qv प्लस mg है ना, या जो कहो mg प्लस qv, नीचे फोर्स लग रहा है ना, और उसमें डिवाइड कर दो m से, तो g इक्विवेलेंट निकल गया, यानी g प्लस qv बाई m। यानी नया कुछ नहीं करना है, बस जहाँ g लिखता था पहले ना वहाँ क्या लिख दो g प्लस क्यूवी बाई एम। अगर यही क्यूवी ऊपर होता तब क्या लिख देते g माइनस क्यूवी बाई एम। अब पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट बतलाओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बतलाओ तो बस फॉर्मूला तो यही रहेगा 2u साइन थीटा g इक्विवेलेंट के जगह g प्लस क्यूवी बाई एम। मैक्सिमम हाइट बतलाओ क्या होगा, तो बोलेंगे फॉर्मूला तो वही है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस QV बाई m। अगर मान लो क्वेश्चन में कह देता कि ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दो तो जाहिर है g के जगह 0 लिख देते तो क्या हो जाता QV बाई m। रेंज क्या होगा, ठीक ना, रेंज हम लोग इसी को ना बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा जी, तो बोलेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस QV बाई m। बन गया। तो ठीक है, आप लोग जो है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन में दिए थे कि एक पेंटागन, ठीक ना, 5 कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे तो चार्ज दे दिए लेकिन एक कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं। सिखाए थे कि जब भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे 5 साइड हो, 6 साइड हो, 10 या 50 साइड हो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अगर सारे कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रखा हुआ। ये सिखाया गया था। यानी अगर यहां भी Q चार्ज रखा हुआ होता ना तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये चारों कॉर्नर पे तो चार्ज है लेकिन इस कॉर्नर पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो बतलाव इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो जी, मान लो इसको चार्ज कोई 1 बोल दे रहे हैं, 2 बोल दे रहे हैं, 3 बोल दे रहे हैं, 4 बोल दे रहे हैं। इतना मालूम है ना कि यहां अगर एक चार्ज को हम रख देते Q वैल्यू का ही, तो पांचों का रिजल्टेंट क्या हो जाता, 0। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों मिल करके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये 5वां चार्ज उसको बैलेंस कर देता होगा, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। समझना क्या बता रहे हैं। अब तुम इमेजिन ऐसे करो कि यहां भी एक Q चार्ज रखा हुआ, ठीक ना, चलो मान लो, एक कल्पना कर लो, ठीक ना, ये इमेजिन किया हुआ, यहां भी Q चार्ज रखा हुआ। तो सोचो, चार्ज 1 जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधर हो गया E1, 2 जो दिया ये हो गया E2, 3 जो हो गया वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E3, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E4, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो हो गया E5। थोड़ा समझना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये पांचों का जो रिजल्टेंट है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, इट शुड बी इक्वल टू 0। और निकालना मुझे किसका वैल्यू है जी, E5 का। E5 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो E1 प्लस E2, देख लो आगे माइनस कर देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, देखो तो सही लिखे ना। मतलब कि ये जो 5th चार्ज है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो ये चारों मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसके इक्वल होगा ना मैग्नीट्यूड में। और माइनस साइन बता रहा कि ये चारों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मिला करके जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन E5 के अपोजिट होगा। यानी कि मुझे तो निकालना है इसका वैल्यू, यानी मुझे निकालना किसका वैल्यू है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का। यानी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो समझो यही बात लिख दी है, माइनस E5। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें, इन चारों चार्ज का, ये चारों जो चार्ज मिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वो E5 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके मैग्नीट्यूड, मॉड लगा ही दिए, माइनस लगाओ भी तो फर्क पड़ना नहीं, मैग्नीट्यूड हो गया। यानी देखो जी, इसमें आंसर जो है बहुत आसान है। ये चारों के कारण निकालना है ना,
तो चारों मिलकर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जितना कि ये फिफ्थ अकेले देगा। तो तुम फिफ्थ के कारण निकाल दो, और फिफ्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अरे पॉइंट चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पर है, यही आंसर हो गया, ठीक ना। यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन रहे ना, और अगर सारे कॉर्नर पे इक्वल चार्ज दे तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और एक कॉर्नर का गायब कर दे तब तुम माइंड में ऐसे समझना कि उसी जिस कॉर्नर पे गायब किया गया है वहीं अगर हम Q चार्ज रख दें तो वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा बाकी सब मिलकर उतना ही देगा। यानी बाकी सब का अगर निकालना है तो बस इस सिंगल चार्ज का निकालो, बस आंसर तक पहुंच जाओगे। तो चलो यहाँ तक तो हम लोग सीखे। अब देखो अगले क्लास में जो है हम तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड, कुछ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात सिखाएंगे। और जहाँ तक सवाल है, देखो कुछ जो पुराने वीडियो जो हम लोगों का बना हुआ था तुम लोग देखते ही होगे, बोर्ड वगैरह पे लिखा हुआ बहुत विजिबल नहीं था, इसीलिए जो है हम इसको नए ढंग से तो कुछ टर्म्स वगैरह ऐड करके भी दे दिए कि चलो नया तरीका से बनाया जा रहा है तो थोड़ा नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा होगा, लेकिन जो ओल्ड वीडियो होगा ना उसको भी तुम पढ़ते जाना। टोटल का हम न्यू नहीं बनाने जा रहे, 2-3 वीडियो और बनाएंगे। और जैसा कि बतलाए हैं कि तुम लोगों को जल्दी ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन है, कैलकुलस वगैरह ये सब है, जो 11th के भी बच्चों का भी ज़रूरत रहता है। अब बहुत से जो 12th के बच्चे हैं जो बायोलॉजी वगैरह से पढ़ते हैं उन लोगों को भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, फिर ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ करें, तो वो सब का क्लास हम लेंगे। वो मैसेज के थ्रू भी बताया ही गया होगा और आगे बताया भी जाएगा, ठीक ना। चलो धन्यवाद।